नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर जाएंगे और 29,600 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस खबर पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। दूसरी खबर आज की है, कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर घमासान जारी है। सीएम गहलोत आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात कर राजस्थान में हुए घटनाक्रम की जानकारी दे सकते हैं। तीसरी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में दिग्विजय सिंह का नाम भी अब जुड़ गया है। आज दिग्विजय सिंह नामांकन कर सकते हैं। इस खबर पर अपडेट आपको देंगे। चौथी खबर है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से जुड़ी हुई, जो 2 दिवसीय ओडिशा दौरे पर हैं। इस दौरान पार्टी की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रमों को देखेंगे, परखेंगे। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। सांसद और विधायकों के साथ मीटिंग कब है, यह भी आपको बताएंगे। पांचवी खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी है। राष्ट्रीय अधिवेशन आज होने वाला है। सुबह 11 बजे से लखनऊ के रमाबाई मैदान में राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होगी। अधिवेशन में पार्टी के करीब 25,000 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस खबर पर आपको पूरा अपडेट देंगे। छठी खबर है, यूपी के वाराणसी से जुड़ी हुई, जहां के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर सुनवाई को लेकर के अपडेट है। परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग करने वाली याचिका पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। इस खबर पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। सातवीं खबर, आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी का मामला है, अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस खबर पर अपडेट आपको देंगे। आजम खां की ओर से यूपी सरकार की कार्रवाई के खिलाफ दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले में आज सुनवाई होगी। इस खबर पर आपको पूरी जानकारी देंगे। आठवीं खबर, हिमाचल में विधानसभा चुनाव से जुड़ी है। सारी पार्टियां एक्शन मोड में अब दिखाई दे रही हैं। आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हमीरपुर के सुजानपुर में रैली को संबोधित करेंगी। इस खबर पर भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे, जहां पीएम मोदी 29,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन और गांधीनगर मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाना भी शामिल है। पीएमओ ने एक बयान में कहा है कि इस दौरान वो आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन भी करेंगे। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री गुजरात के सूरत, भावनगर, अहमदाबाद और अंबाजी में 29,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की भी नींव रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात के 2 दिवसीय दौरे के दौरान 36वें राष्ट्रीय खेल की शुरुआत भी उनकी मौजूदगी में होगी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सूरत, भावनगर में परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान। वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूरत में 3400 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो सूरत के लिए भी आज बड़ा दिन, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 3400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। अभी तक इस पद की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब सीएम के मुद्दे पर अड़ जाने की वजह से इस रेस में पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मुद्दे पर पार्टी हाईकमान को अपनी सफाई देने के लिए अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं पार्टी नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह को भी दिल्ली बुलाया है, जिससे किसी बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली पहुंचे अशोक गहलोत आज दिन में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। इस बैठक में पार्टी के सीनियर लीडर एके एंटनी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही अशोक गहलोत राजस्थान में घट रहे राजनीतिक प्रकरण को लेकर सोनिया गांधी को अपनी तरफ से जानकारी दे सकते हैं। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब हुए अशोक गहलोत ने कहा कि ये घर की बात है, हम सॉल्व कर लेंगे। ये सब पॉलिटिक्स में चलता रहता है, लेकिन आज चिंता करने की जरूरत है। देश किस दिशा में जा रहा है, ये उन्होंने कहा। ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। तो पार्टी के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह को दिल्ली बुलाया गया है। कहा जा रहा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल होंगे। गांधी परिवार दिग्विजय सिंह को भी चुनाव लड़वा सकता है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक का नाम भी अब चर्चा में है, लेकिन
क्या फाइनली 30 तारीख तक ये नॉमिनेशन करेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी अब चर्चा में शामिल है, जो राजस्थान भेजे गए थे केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर। गहलोत की हठधर्मिता को गांधी परिवार की प्रतिष्ठा पर चोट माना जा रहा है। हमेशा कांग्रेस के अंदर इतना डिसिप्लिन है, इसलिए आज पार्टी संकट में, अभी जब 44 आ गए या 55 आ गए, तब भी पूरे मुल्क में अगर कोई कांग्रेस नेशनल पार्टी कोई है, एकमात्र कांग्रेस पार्टी है। उसकी नेता सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी जी के डिसिप्लिन में पूरे देश की कांग्रेस है। इसलिए ये जो मीडिया में जो कुछ चल रहा है, ये घटनाएं छोटी मोटी होती रहती। देखिए, मीडिया की दृष्टि में और दृष्टिकोण हो सकता है। हमारे लिहाज से हमारे दिल के अंदर, सबके दिल के अंदर, सभी नंबर 1 जो कांग्रेस अध्यक्ष होती है, उनके अनुशासन में हम काम करते हैं। चिंता हमें उन लोगों की है जिसके लिए राहुल गांधी यात्रा में निकल पड़ा है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या जो ये तानाशाही प्रवृत्ति चल रही देश के अंदर। राहुल गांधी को उसकी चिंता है और हम सब कांग्रेस जनों को इसकी चिंता है कि देश की दिशा में जा रहा है, किसी को नहीं मालूम किस दिशा में जाएगा, कोई नहीं जानता। इस खतरनाक स्थिति में हम चल रहे हैं, हमारे लिए उससे मुकाबला करना ज़्यादा जरूरी है। घर की बातें हैं, ये इंटरनल पॉलिटिक्स में चलता रहता है, ये हम लोग सब सॉल्व कर लेंगे, मैं आपको कह सकता हूँ। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। अब सामने आया है कि दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। वो जल्दी चुनाव के लिए नामांकन भरेंगे। फिलहाल दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं, लेकिन आज वो दिल्ली पहुंच सकते हैं और नामांकन दाखिल कर सकते हैं। बता दें, इससे पहले तक कांग्रेस मुखिया के चुनाव की रेस में शशि थरूर और अशोक गहलोत का नाम ही सामने आया था, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के भीतर मचे बवाल के बाद अशोक गहलोत के चुनाव लड़ने पर संशय बरकरार है। दूसरी तरफ शशि थरूर की उम्मीदवार पक्की मानी जा रही है। उनकी उम्मीदवारी, वो 30 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव के लिए नामांकन भरने वाले हैं। वैसे चुनाव के लिए जितने भी उम्मीदवार होंगे, सब 30 सितंबर को ही नामांकन कर पाएंगे। चलिए, कांग्रेस के बाद अब बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय ओडिशा दौरे पर हैं। इस दौरान नड्डा कई सार्वजनिक एवं संगठनात्मक कार्यक्रमों में भाग लेंगे और पार्टी की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन नड्डा स्थानीय जनता मैदान में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और राज्य के पार्टी सांसदों और विधायकों के अलावा प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे और शाम में बीजेपी के प्रबुद्ध लोगों से चर्चा करेंगे। नड्डा अपनी यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना से करेंगे। वहां से वह भद्रक रवाना हो जाएंगे, जहां वह वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। विष्णुचरण सेठी को श्रद्धांजलि अर्पित यहां पर वो करेंगे। चलिए, अब बात समाजवादी पार्टी की भी कर लेते हैं। यूपी में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन आज है। अधिवेशन सुबह 11 बजे से लखनऊ के रमाबाई मैदान में शुरू होगा। अधिवेशन में पार्टी के करीब 25,000 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। राज्य स्तरीय अधिवेशन में प्रांतीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। स्थानीय निकाय के होने वाले चुनावों और उसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण यह अधिवेशन कहा जा रहा है। अखिलेश यादव को लगातार तीसरी बार पार्टी की कमान यहां पर सौंपी जाएगी, जबकि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नरेश उत्तम पटेल के अलावा स्वामी प्रसाद का नाम भी सामने आ रहा है। साथ ही आने वाले समय में किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा, इसकी रणनीति भी बनाई जाएगी। अधिवेशन में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते सत्तारूढ़ बीजेपी से निपटने के लिए सपा अपनी कारगर भूमिका के बारे में चर्चा करेगी। साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति पर भी गहन चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर
चर्चा बरकरार है। परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग करने वाली याचिका पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं इस मामले में हिंदू पक्ष ने एक नई मांग की है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराई जानी चाहिए। इस पर अदालत ने आज सुनवाई का दिन मुकर्रर किया है। तो वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा है। कल 2 एप्लीकेशंस हैं, उस पर कल सुनवाई होनी है। एक एप्लीकेशन है जो इम्प्लीमेंट के लोगों ने दी है पार्टी बनने की, और दूसरी एप्लीकेशन वो है जो हमने दी है कि यहाँ पर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो, कार्बन डेटिंग जहाँ जहाँ जरूरत हो वैसी हो, ताकि सच्चाई का पता लगे और ये पता लगे कि यहाँ क्या क्या है और ये कितनी पुरानी है जगह। यहाँ पर जो चीज़ मिली है मानव शिव महाशिवलिंग मिला है, इसके जब नीचे तक आप जाएंगे तय में तो उसकी कार्बन डेटिंग तो खैर नहीं होगी, पर उसके साथ जो GPR सर्वे वो हो और जो भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो हो सके वो हो, जिससे मालूम पड़े कि सच्चाई क्या है, कितना पुराना है और कब से है। वहीं आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। आजम खां की ओर से यूपी सरकार की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इस मामले में आज सुनवाई होगी। CJI UU ललित की बेंच के सामने कपिल सिब्बल ने यूनिवर्सिटी केस पर जल्द सुनवाई की मांग की है। सिब्बल ने कहा कि आजम खां पर पहले से 87 केस दर्ज हैं और अब 3 और लगा दिए गए हैं। उन्हें मुश्किल से जमानत मिली थी, अब नए केस बना दिए गए। जौहर यूनिवर्सिटी में नगर निगम की मशीन मिलने से लेकर कई अन्य तरह की बातें कही जा रही हैं। यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई से बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो गई है। वरिष्ठ वकील सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट आजम खां की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इधर हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सारी पार्टियां एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस नवरात्र में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करेगी। पीएम मोदी के वर्चुअली रैली को संबोधित करने के बाद कांग्रेस के दिग्गज भी हिमाचल में सक्रिय हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज हमीरपुर के सुजानपुर में रैली को संबोधित करेंगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हाईकमान को यह प्रस्ताव भेजा है। लखीमपुर पहुंची लखनऊ मंडल की कमिश्नर IAS रोशन जाकब अचानक एक बच्चे की हालत देखकर फपक कर रोने लगे। जहां घायल बच्चे की मां ने 3 दिनों से जिला अस्पताल में सही से इलाज न होने की जानकारी कमिश्नर रोशन जाकब को दी थी। इसे देख लखनऊ मंडल की कमिश्नर रोशन जाकब भी भावुक हो गई और अपने आंसू रोक नहीं पाई। बता दें कि लखीमपुर में बस और ट्रक की टक्कर में हुए हादसे में घायलों से मिलने पहुंची थी लखनऊ मंडल की कमिश्नर रोशन जाकब। चेक करवा लेगा और जहाँ इलाज होगा वहाँ इसको भर्ती कराएंगे और इलाज कराएंगे। ये रेड क्रॉस में पैसा है ना, वो इलाज के लिए है। इसको कौन है नाम करो। 3 बच्चे खत्म। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक और बस में धमाका हुआ है। दरअसल आज सुबह 5:15 बजे के करीब उधमपुर बस अड्डे में खड़ी एक बस में जोरदार धमाका हुआ, जिसकी गूंज दूर तक सुनाई दी। ये बस नियर रामनगर से उदयपुर तक चलती थी और रात को बस अड्डे पर ही खड़ी थी। फिलहाल इस ब्लास्ट में किसी के जान जाने की खबर तो नहीं है, मगर आसपास की बसों को नुकसान पहुंचा है और कुछ लोगों को हल्की चोटें आई। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहां पर देखिए किस तरह से बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है पूरे बस अड्डे की तलाशी ले रही है। यहां पर पूरी टीम को आप देख सकते हैं। वहां पर जांच परखा जा रहा है, आखिर कुछ ऐसा संदिग्ध सामान तो अभी भी नहीं पड़ा है जिसमें धमाका हो सकता है। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम स्क्वाड को आप देख सकते हैं। इस वक्त 8 घंटे के भीतर जांच शुरू हो गई और खड़ी बस में जोरदार धमाका हुआ है। ये CCTV तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त धमाका
और बस पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों में देखिए सुबह किस तरह की तस्वीर निकल करके सामने आई है। वहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है, फॉरेंसिक टीम वहाँ पर पहुँची है। किस तरह के विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया है ये जानने के लिए वहाँ पर बम डिस्पोजल स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौजूद है। दाहिनी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बस में धमाका हुआ है। ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं एक ज़बरदस्त धमाका होता है बस के अंदर। गनीमत यह है कि उस वक्त बस के अंदर कोई मौजूद नहीं था, कोई यात्री मौजूद नहीं था, नहीं तो ये बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ी घटना हो सकती थी। हालांकि फ़िलहाल पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए ज़बरदस्त धमाका होता है यहाँ पर, और बस स्टैंड में जो बाकी लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं वो इस धमाके से सहम उठते हैं। फ़ौरन से पुलिस को जानकारी दी जाती है और अब पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। देखिए, ये पहला जो धमाका है ये रात को 10:30 बजे के करीब हुआ था और वो भी बस के अंदर ही हुआ था। जो वो बस का रूट है वो बसंतगढ़ की तरफ जाती है बस। रात को ये तकरीबन 10:30 बजे हुआ था और 5 बजे से वो गाड़ी वहाँ पर जो है TCB दुमेल एक पेट्रोल पंप है उसके पास पार्क थी, तो उसमें ब्लास्ट हुआ। और सिमिलरली जो है इसी तरह का जो ब्लास्ट है वो यहाँ पर बस स्टैंड उधमपुर में जो है प्रॉपर बस स्टैंड जो हमारा है उसी में ये ब्लास्ट हुआ है। और इस ब्लास्ट में जो है फिलहाल कोई किसी तरह की इंजरी या कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन जो रात को ब्लास्ट हुआ था उसमें 2 इंजर्ड हुए थे और वो दोनों जो है अभी वो खतरे से बाहर हैं। तो फिलहाल अभी जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि किस तरह का नेचर का ब्लास्ट है और क्या है, तो इसमें हमारी एक्सपर्ट टीम जुड़ी हुई है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और अब खबर औरैया से, जहां कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि मंडल वैशाली गांव पहुंचा और मृतक छात्र के परिजनों से मुलाकात की। वहीं मृतक की मां ने पूर्व केंद्रीय मंत्री से बताया कि पुलिस ने उल्टा उनके घरवालों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद प्रदीप आदित्य जैन ने जांच के बगैर मामला दर्ज करने पर नाराजगी जताई, साथ ही हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिया। आपको बता दें कि मृतक छात्र के परिजनों की तरफ से 50 लाख रुपए, 1 एकड़ भूमि, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आवास के साथ साथ आरोपी शिक्षक को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की गई। जैसे ही पढ़ने के बाद तुरंत हमने उसकी फोटो खींच के पीसीसी भेजी। हमने पूरी जानकारी याद की अपने लोगों को। एसपी आया, कोई कुछ नहीं देगा अभी तक। आश्वासन सहयोग दिया है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है और वहां पर हर संभव मदद का भरोसा पीड़ित परिवार को कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने दिया है। परिवार की जो मांग है उस पर भी सरकार से बात करने की बात कही गई है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। हरियाणा में बरसात के कारण जहां यमुना तांडव मचा रही है, वहीं मारकंडा नदी ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कई दिनों से हो रही बरसात से शाहबाद में से गुजर रही मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण मारकंडा के आसपास के दर्जनों गांवों में बाढ़ की स्थिति है। जलभराव के कारण जिले के कई गांवों में किसानों की हजारों एकड़ फसल भी खराब हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल बरसात के कारण उन्हें जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ता है। हर साल बेमौसम बरसात और नदी के बढ़ते जलस्तर से फसलों और आम जन को नुकसान उठाना पड़ता है। संगरूर के मोनक क्षेत्र के नजदीक निकलने वाली घग्गर नदी अपने खतरे के निशान से आधा फीट नीचे बह रही है। आसपास के किसान डर के साए में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि धान की फसल पककर बिल्कुल तैयार है। वहीं नदी में पानी का लेवल बढ़ने से प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बता दें कि घग्गर नदी का जलस्तर 746.3 पर है और खतरे का लेवल 7.47 फीट पर है। गोंडा में नवरात्रि, दुर्गा पूजा और मूर्ति विसर्जन को सकुशल निपटाने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि त्योहार दुर्गा पूजा और दशहरा को सकुशल निपटाने के लिए हर कस्बे में पैदल गश्त किया जा रहा है।
वहीं शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही हर मूर्ति पंडालों पर लाउड स्पीकर बजेंगे।